welcome in CAS classes. In today's class, we are going to discuss about prepaid and outstanding expenses. आज हम बात करने वाले हैं क्या होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्या ये एक्सपेंस वर्ड से डिफरेंट होते हैं? आइए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की. लेट्स से दिस इज ईयर फ्रॉम 1st April 2019 to 31st March 2020. ये पूरे एक साल की बात कर रहे हैं. हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेंसी के अंदर, जो कहता है कि आप बिजनेस की लाइफ को एक टाइम पीरियड में बांट लीजिए और हर एक टाइम पीरियड के बाद यानी कि एक साल के बाद देखिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस. तो हम एक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं अप्रैल टू 31st मार्च नॉर्मली. अब बात करते हैं एक्सपेंस की. मैंने पूरे साल में ये जानना है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि मैंने पूरे साल में उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने खर्चे किए और मुझे इनकम्स कहाँ कहाँ से आई. तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. और जब मैं उस साल की उस टाइम पीरियड की अप्रैल से 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में इनकम्स जान लूंगी, उनका टोटल कर लूंगी और एक्सपेंसेस को उसमें से लेस कर दूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे प्रॉफिट्स क्या है. पर ऐसा हो सकता है कि मैंने जितना कमाया मुझे पूरा कैश में ना मिला हो. जैसे कि मैं सेल कर रही थी गुड्स की, पर मेरी एक फ्रेंड कहती है कि मैं तुझे इसके पैसे 31st मार्च को सामान खरीद लेती है, कहती है नेक्स्ट मॉर्निंग में दूंगी. तो मेरी ये इनकम किस साल की हुई? ये मेरी इस फाइनेंशियल ईयर की है 1920 की. बट कैश मुझे कब मिल रहा है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो यहां से इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1st April 2020. ऐसे ही कुछ खर्चे हो सकते हैं कि जिनको मैंने इस साल उनसे फायदा तो ले लिया, इन इनकम्स को अर्न करने के लिए इन खर्चों को एक्सपायर कर लिया, यूज कर लिया, या कह लीजिए ड्यू हो गए, बेनिफिट्स ले लिए, पर मैंने उनकी पेमेंट या तो इस साल में कर दी या नेक्स्ट ईयर में करूंगी या इससे पहले ही किसी साल में कर चुकी हूं. तो बात कहां आती है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की? जब हम कहते हैं कि जिस साल से खर्चे रिलेट करते हैं, जिस साल से वो एक्सपेंस मैच करते हैं, रिलेट करते हैं, कारण उस साल में है उनको करने का, पर पेमेंट उनकी उस साल में नहीं है, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. मान लीजिए मेरा कोई एक्सपेंस है, जैसे कि सैलरी मैंने एम्प्लॉयज को पे करनी है, ये अपने टाइम के साथ ड्यू हो रही है. जैसे एक मंथ बीतता है सैलरी ड्यू हो जाती है, क्योंकि मैं उनसे काम ले चुकी हूँ, मुझे पेमेंट करनी है. ऐसे पूरे 12 मंथ की सैलरी ड्यू हो चुकी है, मान लीजिए 12,000 रुपए. बट मैं इस साल से रिलेट कितनी करती है सैलरी? 12,000. बट मैं उनको पे जो है अगर 12,000 कर देती हूँ, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का रोल ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ड्यू नहीं बचा. जो था वो पूरा पे कर दिया, या मैंने ना तो उनको एडवांस पे किया है ना ही उनसे कोई उधार रखा है. लेकिन अगर सेकंड केस की बात करें, मैं कहती हूँ वही सैलरी 12,000 है, इस साल से रिलेट कितनी करेगी? 12,000. मैंने पे लेट से 15,000 कर दी. अब क्या मैंने उनसे 12,000 का काम लिया था या 15,000 का काम लिया था? मैंने उनसे 12,000 का काम लिया था. मैंने खर्च अपनी कैपेसिटी से कितना खर्च कर दिया, कितने की सर्विसेज या सामान ले लिया? 12,000 का. पर मैं उनको कैश बदले में कितना पे कर रही हूँ? 15,000. तो क्या ये पूरा 15,000 मेरा इसी साल का खर्चा है? जी नहीं. इस साल का खर्चा कितना है? 12,000. तो वो एक्सपेंस का वो पोर्शन या कह लीजिए वो पार्ट जो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं,
मतलब जो कैश पेमेंट हो रही है वो इस साल के एक्सपेंस से रिलेट कर ही नहीं रही, वो फ्यूचर के एक्सपेंस की आज एडवांस पेमेंट प्री पेड है, तो उसको कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं? 3000। जैसे हमारे पास टेलीफोन का या कह लीजिए मोबाइल का सिम का कनेक्शन होता है और हम उसमें दो तरह के सिम होते हैं, प्रीपेड, पोस्ट पेड। प्रीपेड क्या होते हैं? प्रीपेड कहते हैं यूज करने से पहले पेमेंट कीजिए, और पोस्ट पेड क्या होते हैं? आप पहले यूज कर लीजिए मोबाइल को, उसके बाद पेमेंट कीजिए। तो यहाँ प्रीपेड का भी वही मतलब है कि आपने अभी सर्विस या गुड्स का जो आप एक्सपेंस जिसके बदले में आप खर्चा कर रहे हो उसका फायदा अभी इस साल में नहीं लिया, बट कैश आउटफ्लो आप उसका पिछले ही साल यानी इसी साल में कर चुके हैं, तो उनको कहा जाता है प्रीपेड, जो पे हो चुके हैं ऑलरेडी प्री टाइम में। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास केस, वही 12,000 सैलरी ड्यू होती है जो हमारी, वो 12,000 है। इस साल से भी रिलेटेड कितनी है? 12,000, बट मैंने पेमेंट करी है 10,000। तो 10,000 जो मैंने पे किया है, क्या मेरा खर्चा 10,000 है या 12,000? मेरा एक्सपेंस खर्चा इस साल का इनकम्स को अर्न करने के लिए, इस साल की इनकम्स को अर्न करने के लिए मैंने किया है 12,000, पर बदले में मैंने कैश कितना पे किया है? 12,000 से कम यानी 10,000। तो 2,000 का एक्सपेंस ऐसा था जो हुआ तो है पर बदले में कैश पे नहीं हुआ। इनको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, जो खर्चे अभी भी खड़े हैं जिनको पेबल है, पे करके ही खत्म किया जा सकता है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अलग होते हैं एक्सपेंस अकाउंट से। एक्सपेंस खर्चा होता है, जबकि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हमारी करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं। एसेट्स जो फ्यूचर में रिसीवेबल्स होते हैं जिनसे कुछ मिलेगा, या तो बेनिफिट या कैश, ये डेफिनेशन का पार्ट होता है एसेट का, या तो कैश मिलेगा या बेनिफिट। यहाँ हमें प्रीपेड खर्चों से हमेशा बेनिफिट मिलता है, इसलिए इनको कहा जाता है करंट एसेट्स। और आउटस्टैंडिंग हमारे पेबल होते हैं। पेबल लायबिलिटी की डेफिनेशन होती है, मतलब फ्यूचर में ये जो आउटस्टैंडिंग खड़े हैं खर्चे, इन आउटस्टैंडिंग खर्चों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? पे करके। तो ये होते हैं पेबल करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से हमने समझा कि जब हम एक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड खर्चे और उनकी पेमेंट अगर इक्वल नहीं है तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का रोल आ जाता है। जब एक्सपेंस से ज्यादा पेमेंट हो गई, जो एक्सेस पोर्शन है, पूरी पेमेंट नहीं, जो उसके अंदर छुपा हुआ एक्सेस पेमेंट का पार्ट है, वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, करंट एसेट होता है। और उसी पेमेंट की अगर हम कहें शॉर्टेज है, एक्सपेंस से पेमेंट कम है, एक्सपेंस का वो पार्ट, एक्सपेंस का वो हिस्सा जो अभी पे नहीं हुआ इसी साल के अंदर, पे तो हो ही जाना है वो नेक्स्ट ईयर, पर हम इस साल की बात कर रहे हैं, इस साल में पे नहीं हुआ तो इस साल के लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गई। अब इनकी एंट्रीज की बात करते हैं। अगर हम जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है? जब मैं एक्सपेंस पे करती हूँ, मेरी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आप एक्सपेंस का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट। और जब कैश पे होता है तो उसको कहा जाता है टू कैश अकाउंट। अगर यहाँ 12,000 पे हो रहा है तो कोई झंझट नहीं है, बट मैं कहती हूँ मेरा एक्सपेंस है 12,000 बट पे कितना हो रहा है? सिर्फ 10,000। तो क्या मैं इसको इक्वल करने के लिए सैलरी एक्सपेंस को 10,000 बोल दूंगी? जी नहीं, सैलरी एक्सपेंस तो 12 ही है, क्योंकि मैं 12 का बेनिफिट ले चुकी, 12 महीने एम्प्लॉय से काम करवा चुकी हूँ। तो कैश क्या मैंने 12,000 पे किया है? जी नहीं, कैश 10,000 पे किया है। और हमने सीखा है डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होता है। तो 2,000 क्या है? कहते एक्सपेंस का जो पार्ट पे हो गया वो टू कैश हो गया, और जो आउटस्टैंडिंग रह गया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हो गया, दैट इज 2,000। हम इसको रूल के अकॉर्डिंग चेक करें तो जी हाँ, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, डेबिट होते हैं,
एक्सपेंस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बढ़ने पे डेबिट होते हैं। कैश रियल अकाउंट है व्हाट गोज आउट, क्रेडिट होता है पे होने पे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन पर्सन्स को जिनके रिगार्डिंग ये पेमेंट ड्यू है, मतलब उन एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकाउंट कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनकी अमाउंट बिजनेस की तरफ से पे करने वाली ड्यू है, खड़ी है अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन्होंने हमें फायदा दिया है, क्रेडिट द गिवर हो गए, इन्होंने बिजनेस को कुछ बेनिफिट्स दिए, काम करके दिए, क्रेडिट द गिवर, बट बदले में इनको अभी कैश रिसीव नहीं हुआ। दूसरा, लाइबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होती है और ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसीलिए क्रेडिट हो रही है। अगर मैं सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री की बात करूं तो मैं कहूंगी जब मैंने सैलरी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी जब मैंने सैलरी पे करी, तो मैंने कहा सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। बट क्या मेरा एक्सपेंस 10,000 ही है? जी नहीं। तो मैं एक और एंट्री करने वाली हूं जिसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री, कि आप एक्सपेंस को, अकाउंट को डेबिट के उस लेवल तक लेके जाइए जहां तक एक्चुअल एक्सपेंस इस साल में हुआ है। तो एक्सपेंस 12,000 हो तो मैं कहूंगी सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू, बट कैश पे नहीं हुआ तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2,000। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आप कंबाइन एंट्री करते हैं तो भी वही इफेक्ट है, और अगर आप पेड एंट्री के बाद एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं तो भी एक्सपेंस 12,000 से ही डेबिट हो रहा है। चलिए प्रीपेड एक्सपेंस की तरफ चलते हैं, इसके बाद कि प्रीपेड होता तो एंट्रीज कैसे होती। लेट्स स्टार्ट एंट्री फॉर प्रीपेड। जर्नल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस। इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा एक्सपेंस 12,000 है बट हमने पे कर दिया 15,000, तो हम एंट्री करते हैं, एक्सपेंस का नाम है सैलरी अकाउंट डेबिट, दैट इज 12,000, बट हमने कैश कितना पे कर दिया है, टू कैश अकाउंट 15,000। अब हम सैलरी अकाउंट में 12,000 ही लिखेंगे, 15 नहीं लिख सकते, बिकॉज हमने उनसे कितने का काम करवाया है, 12,000 की सर्विस ली है 12 महीने में, बट हमने उनको कैश 12,000 नहीं लिख सकते क्योंकि 15,000 पे किया है। तो जो डिफरेंस हमने ज्यादा पे किया वो क्या है, वो फ्यूचर के लिए होने वाले खर्चे की आज ईयर एंड से पहले एडवांस पेमेंट है, प्री पेमेंट है, तो उसको बोला जाएगा प्री पेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, दैट इज ₹3,000। ये कंबाइन एंट्री बोली जाती है। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री भी की जाती है। कैसे होती है एडजस्टमेंट एंट्री? अगर मैं कहूं सिंपल, जब मैं पहले कैश की अमाउंट में एंट्री करती हूँ, ये बिना देखे कि एक्सपेंस ज्यादा है या कम, मैं जब कैश को प्रेफरेंस देके अमाउंट कैश की उठा के एंट्री बनाते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री की नीड पड़ती है, क्योंकि हम कैश सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे कि एक्सपेंस पे कितना हुआ। हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं कि एक्सपेंस ड्यू कितना हुआ। और अगर आप अपनी एंट्री का जो बेस है उसमें अमाउंट कैश की बेस बनाओगे तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री की नीड पड़ने वाली है। बट अगर आप हर अकाउंट की अमाउंट को उसकी प्रेफरेंस दोगे तो एडजस्टमेंट एंट्री की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैं कहूंगी, और मैं कहूंगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने 15,000 पे कर दिया और मैंने 15,000 ही एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, क्योंकि मैंने बेसिस किसको ले लिया, कैश पेमेंट को। मैंने ये नहीं देखा वो इस साल से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। देन आई नीड टू पास जर्नल एंट्री। तो जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री जो पास होगी
वो कौन सी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री होगी? सैलरी को आपने ज्यादा डेबिट कर दिया है, ये सैलरी एक्सपेंस अकाउंट नहीं था, इसके अंदर 3000 जो डेबिट होना था, बल्कि ये फ्यूचर का एक्सपेंस था 3000, जिसको आज इस साल के अंदर क्या बोला जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। तो मैं डेबिट कर दूंगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3000, और एक्सपेंसेस को मैंने जो ज्यादा डेबिट कर दिया था रिवर्स कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी टू सैलरी अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस की जगह यहाँ प्रीपेड सैलरी लिखेंगे, जो एक्सपेंस का नाम होगा हम उसका नाम लिखते हैं 3000। तो इस तरह से हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर मैंने अपनी एंट्री का जो बेसिस है वो कैश को लिया, अगर मैं इंडिविजुअल हर अकाउंट को इंपॉर्टेंस देती हूँ तो मुझे इस एंट्री के लिए एडजस्टमेंट एंट्री की नीड नहीं होगी। रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो रूल्स कहते हैं कि एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट्स, और मॉडर्न अप्रोच कहती है कि बढ़ने पर डेबिट होते हैं। तो दोनों ही केस में एक्सपेंस हमने डेबिट किया, एक्सेस डेबिट किया, तो इसीलिए हमने उसको रिवर्स किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होते हैं, आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिन्होंने हमसे एडवांस में पैसा ले रखा है। तो ये हमारी एसेट है, इसीलिए डेबिट हो जाएंगे। डेबिट द रिसीवर है ये एक्सेस मनी के, इसीलिए भी डेबिट हो रहे हैं। और कैश रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने पे एसेट्स क्रेडिट होती हैं। इस तरह से लॉजिकली रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं। और हम एक्रूअल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैश सिस्टम को ना फॉलो करते हुए ये देखते हैं कि इस साल से रिलेट कितना करता है। एक्सेस पेड इज कॉल्ड प्रीपेड, और अगर आप लेस पे करते हैं, ड्यू से कम पे करते हैं, तो शॉर्ट फॉल जो आपने भी पे नहीं किया वो आपका आउटस्टैंडिंग होता है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का ही कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।